हेलो फ्रेंड्स, जेई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे वीके मेहता इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी बुक बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर के बारे में सम बेसिक कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके और क्वेश्चन नंबर 40 तक यानी टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी है। आप लोग न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे और इसमें थियरी कॉन्सेप्ट पे भी जो अलग से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये बुक यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई और एनटीपीसी जेई जो भी अपकमिंग जेई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और मैं एक एक क्वेश्चन का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या प्रैक्टिस सेट्स या और भी कोई नोट्स, सप्लीमेंट्री नोट्स आपको चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के 4 इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए हैं, आप खुद से करने का प्रयास करिएगा और कमेंट सेक्शन में उसका आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका एग्जैक्ट हो सकता है। फिर मैं बाद में उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। इससे आपका एक तरीके का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि क्लियरेंस भी हो जाएगी, क्लियरिटी भी होगी उस डाउट्स को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस किस पे इंडिपेंडेंट होता है। जो हमारा सीधा चालक होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, यानी किस पे वो निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 इज मटेरियल, ऑप्शन नंबर 3 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन नंबर 4 इज शेप ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो इसमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए होता क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर यानी जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है। इसमें पूछा है कि किस पे इनडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है। तो फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपान ए, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपान ए। तो ये लेंथ पे, एरिया पे और उसके मटेरियल पे, तो इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। लेकिन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसका शेप कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का शेप कैसा है, उस पर वो क्या करता है, इनडिपेंड रहता है, यानी वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। A length of wire has a resistance of 6 ohm. The resistance of a wire of the same material 3 times as long and twice the cross sectional area will be। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए लेंथ ऑफ ए वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस, यानी एक लंबाई का कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस यानी जिसका प्रतिरोध 6 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी उसी पदार्थ का मटेरियल का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी 3 टाइम्स एज लॉन्ग यानी उसके ओरिजिनल लेंथ के 3 गुना है, एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके वो क्या है, 2 गुना है। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जो वो नया वायर फॉर्म होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज 36 ओम, ऑप्शन नंबर 2 9 ओम, ऑप्शन नंबर 3 1 ओम, ऑप्शन नंबर 4 इज 12 ओम। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए इसका हम बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जैसे रेजिस्टेंस यानी पहले के केस में वो क्या रहा होगा, अगर हम मानते हैं कि R1 पहले का रेजिस्टेंस R1 था, तो R1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो L1 अपान A1। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पहले रेजिस्टेंस का केस है, यानी इनिशियली। अब जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R2 इज इक्वल टू रो
R2 जो नया रेजिस्टेंस आएगा उसको हम मान लेते हैं रो L2 अपान A2। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप बॉक्स में क्रिएट कर लीजिए और अपने माइंड में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या होता है। ये तो हमने दोनों रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात बता दी, इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में वो क्या होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करिए। इन दोनों को जब आप डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर आप R2/R1 करते हैं, अगर R2/R1 हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा L2/L1 मल्टीप्लाई बाई, ऊपर जाएगा ना वो A1/A2, A1/A2 आएगा, है ऐसा कुछ, तो A1/A2 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसमें देखिए इसी में केस आपको अप्लाई करने हैं। आपने तो यहाँ पे सिंपली इसको डिवाइड कर दिया, R2/R1 इसके रेशियो को आपने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जो L2 है, ये L2 कितना हो जाता है, 3 टाइम ऑफ L, मतलब जो हमारा L2 है वो हमारा 3 टाइम ऑफ L हो जाता है, यानी जो हमारा ओरिजिनल लेंथ होता है उसका हमारा 3 टाइम हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा निकल के 3L/L मल्टीप्लाई बाई A/2A, यानी जो एरिया रहती है वो पहले की क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। यही तो एरिया जो पहले की होती है वो ट्वाइस, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात बता रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये A से A कट गया 1/2, इधर बचा, ये A से A हमारा कट गया ना, तो 1/2, ये सॉरी A से A कट गया तो यहाँ 1/2 हमारा बचेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, L से L अगर कट गया, ठीक है, तो ऊपर 3 बचा, यानी 3/2 बचा हमारा। तो 3/2 हमारा जब बचा यहाँ पे रिमेनिंग, 3/2 जब हमारा रिमेनिंग यहाँ पे आता है तो 3/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/1.5। 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, तो 1.5, तो ये R2/R1 इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 1/5 सॉरी, यानी हमारा R2/R1 इज इक्वल्स टू 1.5, इतना है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, ये R2 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू R1, 1.5 इंटू R1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 1.5 इंटू R1। और R1 की वैल्यू क्या थी इनिशियली, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था कि 6 ओम, तो R1 की जगह पे 6 ओम रखिए, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 9 ओम आएगा निकल के। तो 9 ओम इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड 9 ओम, ऑप्शन नंबर सेकेंड 9 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 23। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ये एक पार्टिकुलर डाटा है जो आपको माइंड करना होता है, दिमाग में फीड करना होता है। तो 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1 मिली पर सेकेंड, 10⁻³ मिली पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 10⁶ मिली पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 3 इंटू 10⁸ मिली पर सेकेंड। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से जल्दी से। तो इसका जो आंसर निकल के आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 10⁻³ मिली पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्डर होती है, इतने ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, यानी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रेसिप्रोकल होती है, उल्टा किसके होती है, करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, नॉन ऑफ द एबव। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो
रजिस्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब कंडक्टिविटी की बात हम करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है, साइमन्स पर मीटर, साइमन्स पर मीटर, या इसको साइमन्स को महो पर मीटर, महो पर मीटर, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात हो गई। अब रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी इसका अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे कि जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर, ये हमारा रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक है, इस बात को आप कहीं नोट करके रखिएगा, ये आगे क्वेश्चंस में आएगा और एग्जामिनेशन में जनरली ये सारी चीज़ें एसआई यूनिट्स वगैरह पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डैश 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 विथ राइज इन टेम्परेचर। देखिए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या होगा। तो चालक के बारे में अगर बात करें तो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस मीन्स यानी ऐसा मटेरियल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बढ़े, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टर्स हमारे होते हैं वो हमारे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, यानी जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी क्या रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में वो भी जान लीजिए, इंसुलेटर के केस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। कौन, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात अगर करें तो सेमीकंडक्टर के भी केस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी अगर हम टेम्परेचर उसमें हम बढ़ाएंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो घटेगी। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में नोट करके रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस अभी आगे रिपीटिंग भी होंगे, लेकिन इस डाटा को आप माइंड में नोट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स डेट प्रोवाइड 50 millijoule of energy for every microcoulomb of charge that flow is। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हमने क्या करना है कि सीधे यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी सीधे आपको यहाँ पे किसका मान पूछा है, v का मान पूछा है। तो v का मान आप कैसे बताओगे, आपको पहले फार्मूला तो पता होना चाहिए ना कि ये पूछ क्या रहा है। तो फार्मूला पता होने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पोजीशन पे लाना, किया गया कार्य जो लगता है वही उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इतनी बात समझ में आई। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, यानी v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू मतलब कि जो वोल्टेज है वो वर्क डन पर यूनिट, q मीन्स चार्ज। तो यहाँ आपको v की वैल्यू पूछा है और वर्क डन किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में दिया है 50 मिली जूल, यानी 50 इंटू 10 टू द पावर कितना, -3। यही तो मिली का मतलब, 50 इंटू 10 टू द पावर -3।
और Q की वैल्यू भी नीचे आपको दे रखा है, Q की वैल्यू एवरी माइक्रो कूलाम ऑफ चार्ज। तो एवरी माइक्रो कूलाम मतलब 1 × 10⁻⁻⁶। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो +6 माइनस 3 गया तो 3 +3, तो +3 का मतलब क्या आएगा, ये 50 और मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी 50 kV इसका आंसर निकल के आएगा। 50 kV 50 kV। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इंसुलेटर, देखिए इंसुलेटर हैव डॉट 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 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। कंडक्टर हमारे पॉजिटिव होते हैं और सेमी कंडक्टर भी हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूरेका हैज़ डॉट 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 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए यूरेका जो होता है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाइए चाहे टेम्परेचर आप घटाइए, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय ए बैटरी with a potential difference of 100 volt to do 500 जूल ऑफ वर्क। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप चार्ज डिलीवर्ड करेंगे बैटरी के द्वारा विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 100 वोल्ट, टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। तो एज इट इज़ पहले जैसा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय ए बैटरी। यानी Q की वैल्यू यहाँ आपसे पूछा है और आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको क्या दे रखा है, डाटा जो है ये V का मान और जूल यानी वर्क W की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो इसको आप नहीं कर लोगे, इसका सिंपली फार्मूला क्या होता है, इसका सिंपली फार्मूला क्या होता है जो पहले हमने डिस्कस किया था, V = W/Q। यही तो V = W/Q होता है। आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, V का मान दिया है और W का मान दिया है, यहाँ से आपको Q का मान पता करना है। तो आप Q का मान यहाँ से नहीं पता कर लोगे, Q = क्या हो जाएगा, ये दिस इज इम्प्लाइज डेट Q को इधर लाओगे तो W/ क्या होगा, V। Q = W/V होगा। ठीक है, अब W का मान कितना दिया है, 500 जूल दिया है, 500 जूल और नीचे और वोल्टेज यानी वोल्टेज का मान 100 वोल्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 500/100, 500/100, 500/100, ये हमारा 500/100, 500/100 = 5। ऑप्शन नंबर 1 5 कूलम ऑफ चार्ज, यानी इतना चार्ज पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ पीस ऑफ Next question. A piece of aluminum wire is stretched to reduce its diameter to half of its original value. Its resistance will becomes. देखिए क्या इसमें कह रहा है कि अगर एक एल्युमिनियम का वायर है, इज स्ट्रेट टू रिड्यूस इट डायमीटर टू हाफ, यानी इसको खींच के इसके व्यास का यानी डायमीटर का आधा कर देते हैं, इसके ओरिजिनल वैल्यू जो इसकी पहली वैल्यू थी, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो इसके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा या इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए पहले इसका क्या रहा होगा प्रतिरोध, जैसे पहले क्वेश्चन हमने कराया था सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। R1 = यानी पहले कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, मतलब उसका इनिशियल रेजिस्टेंस, R1 = रो L1/A1, और R2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, R2 = रो L2/A2।
यही तो इन दोनों समीकरणों को आप माइंड में रखिए, R2 और L2 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करना क्या है हमें कि अगर हम R2/R1 करें, अगर हम R2/R1 करें, अगर हम R1 करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो L2 ऊपर L1 नीचे, L2/L1 आएगा। सिंपली मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाता, उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो A1 ऊपर जाएगा और A2 क्या आ जाता, नीचे आ जाता। दोनों जो हमारे इक्वेशंस थे उनको माइंड में रख के ऐसे हमने किया, L2/L1, A1/A2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसका किसी भी, देखिए एक तो अगर किसी तार को हम खींचते हैं या किसी को हम मतलब स्ट्रेच करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो अनइफेक्टेड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वो अनइफेक्टेड होता है। अनइफेक्टेड मतलब अप्रभावित होता है। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, यही तो वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया इंटू लेंथ। तो पहले की एरिया क्या, पहले की एरिया A1/L1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2/L2। यही तो, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो जानी चाहिए, दोनों का हमारा वॉल्यूम बराबर होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा L1/A1 होगा, यानी जो इसकी वैल्यू होगी A1/L1 की, A1/L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें रिड्यूस्ड का मतलब कि L2 तो रहेगा ही हमारा। अब A1 के जगह पर हमारा क्या हो, अब सॉरी A2 के जगह पे हमारा क्या होगा, A2 कितना रिड्यूस्ड होता है, A1/4, यानी डायमीटर को आधा करेंगे तो A1/4 हमारा हो गया है A2 की वैल्यू। इतनी बात क्लियर। और मल्टीप्लाई बाई मतलब इसको आधा रिड्यूस किए तो A1/4 इसकी एरिया कितनी हो गई, 1/4 पहले वाली की, A1/4 हो गई A2। ठीक, ये A1/4 हो गई और मल्टीप्लाई क्या था, L2 था। इतनी बात क्लियर। चलिए इसको भी आप कहीं नोट करके रखिए माइंड में। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया और जो हमारा इक्वेशंस था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। अब हम आगे आते हैं, हमें इससे क्या मिला, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम L2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को उधर भेजेंगे L1 के साइड में, तो A1 से A1 हमारा कैंसिल आउट हो जाता, A1 से A1 हमारा कैंसिल आउट। तो हमें L2 की वैल्यू यहाँ पे फाइनली क्या मिलती, 4L1। यहाँ L2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होके मिलती उस एवं इक्वेशन के द्वारा, एवं इक्वेशन से। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया था कि R2/R1 जो किया था वहाँ पे इस L2 की वैल्यू को हम रखेंगे, तो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। जितनी चीज़ें हैं उनको आप नोट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें और प्रॉपर समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2/R1 का अगर हम रेशियो निकालें, R2/R1 का अगर हम रेशियो निकालें तो ये हमारा 4L1/L1, क्योंकि 4L1 यानी L2 इज इक्वल टू 4L1 है, उसके प्लेस पे हमने L2 के प्लेस पे इसको ही इम्प्लीमेंट किया, मल्टीप्लाई A1 और जो एरिया चेंज हुई है वो A1/4। तो ये बटे का बटा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16, यानी 16 यहाँ पे हो जाएगा 16। ये हमारा 16 गया, L1 से L1 गया, A1 से A1 गया, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ये 4 ऊपर गया, 4 × 4 इज इक्वल टू हमारा 16 आया। तो ये R2/R1 इज इक्वल टू 16 आया। तो R2 का मान यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, R2 का मान यहाँ से निकालिए। जो R2 क्या है, जो नया रेजिस्टेंस हमारा फॉर्म हुआ है, जो बन के तैयार हुआ है, वही तो हमारा R2 था। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू 16 और R1 का इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, 16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4, 16 टाइम्स। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सेमीकंडक्टर है। देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। तो सेमीकंडक्टर हमेशा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब, इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप इसमें ताप को बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा,
इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, कम होगा ताप बढ़ाने पर। तो ऐसे मटेरियल क्या होंगे, वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए ये भी क्वेश्चंस जो है ये माइंड, मतलब माइंड में रखने वाले, डाटा को माइंड में रखने वाला क्वेश्चन है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें ये कह रहा है कि दी थर्मल स्पीड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड होती है उसकी ऑर्डर कितनी होती है। तो इसकी ऑर्डर जो होती है वो आपके स्क्रीन पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा, 10⁶ मिली पर सेकेंड। इस डाटा को आप नोट किए रहिएगा, ये माइंड नोटिंग डाटा है, यानी माइंड में ये नोट करने वाला डाटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आते हैं। कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज इट हैज़, यानी कॉन्स्टेंटन वायर को हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में बनाने में क्यों यूज़ करते हैं, इसका कारण क्या है। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन इज निग्लिजिबिलिटी, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, एग्जैक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या निकल के आएगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3, निग्लिजिबिलिटी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इस पे टेम्परेचर का, इस पे ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पे, कॉन्स्टेंटन पे। इसलिए इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने का मतलब ये है कि अगर उस पर टेम्परेचर हम बढ़ाएं या घटाएं तो उस प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो निग्लिजिबिलिटी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के कारण हम कॉन्स्टेंटन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस बनाने में, ठीक है। निग्लिजिबिलिटी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ एक्स सेक्शनल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए पहले से ही, फार्मूला आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसमें पूछा क्या है कि इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, देखिए इसमें दिया क्या क्या है, पहले डाटा आप देखिए। इसका पहले तो आप फार्मूला नोट कर लो, R इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला रो एल अपान ए, ठीक है। ये तो हमारा जनरल फार्मूला, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम हटाते हैं। चलिए अब क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग, यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है, एल दे दिया है, एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया, एरिया की वैल्यू दे दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ऑफ एक्स सेक्शनल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है। तो आपसे अब क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी आपसे रो की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपान ए। यहाँ से रो नहीं निकाल लोगे, यहाँ से रो की जो वैल्यू आएगी, रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। और सारी वैल्यू जो डाटा है उसको आप जब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, एरिया, एरिया मतलब 2 मीटर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम, और एल की वैल्यू है 2 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे इसको, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो समथिंग आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸
8 ओम, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम, क्योंकि 2 से 2 हमारा कट जाएगा ना, तो हमारा ये जो ऑप्शन निकल के आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, यानी कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए 35 का। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो महो पर मीटर, जो एसआई कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। पहले क्वेश्चन में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका था, जो पहला हमारा 21 क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है कंडक्टिविटी की वो महो पर मीटर होती है। इस चीज़ को आप दिमाग में नोट करके रखेंगे। चलिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये किस पे डिपेंड करता है? जो अल्फा की वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एक्स सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए किस पे डिपेंड करता है अल्फा, जो अल्फा की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो इसका जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, यानी उस जो मटेरियल है उसके नेचर, उसके प्रकृति उसकी कैसी है मटेरियल की, और उसका टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर होगा, इन दोनों पे वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, इसको आप माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में ये पूछा भी जा चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से पढ़िए और खुद से करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं इसका बाद में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस और नॉट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस नाउ विल बी, यानी एक कॉपर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस और नॉट है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसको खींच के तब तक इसे खींचा जा सकता है जब तक कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़कर कितनी हो जाती है? एन टाइम्स हो जाती है इसके ओरिजिनल लेंथ से। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा अब वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फिर वही वाली बात है, पहले और नॉट की वैल्यू आप लिखेंगे, और नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? तो आर नॉट इज इक्वल टू रो एल नॉट अपान ए नॉट, और फिर उसको अगर हम खींच के ओरिजिनल लेंथ से कुछ ज़्यादा कर दिए तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपान ए, ये हमारा रो एल अपान ए, ये हमारा फार्मूला। इन दोनों इम्प्लीमेंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, इसको कहीं नोट करेंगे। फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, इन डाटा का जो भी है ना, जैसे ऐसे रेजिस्टेंस वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो कि पहले उसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा और फिर फाइनली उसका रेजिस्टेंस कितना बन के आएगा। तो इन सारी चीज़ों से डाटा अगर आपके माइंड में रहते हैं ना तो आपको कैलकुलेशन में क्या होता है? ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कोई भी है तो अगर वायर को आप खींचते हैं या फिर उसको घटाते हैं, मतलब उसको सिकुड़ाते हैं या उसको उसका आधा करते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसका वॉल्यूम जो है वो अनचेंज होता है, वॉल्यूम जो है वो रिमेंस कांस्टेंट होता है। तो इसमें यह है कि एन टाइम्स, तो वॉल्यूम एल जो होगा हमारा, एल इज इक्वल टू लेंथ को कितना हमने कर दिया बढ़ा के, लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो एन टाइम्स ऑफ एल नॉट, यानी जो हमारा पहले लेंथ था इनिशियल में एल नॉट, उसमें एन टाइम्स हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ओरिजिनल लेंथ एल फॉर्म हुआ। इज इट क्लियर? ये लेंथ की बात है। चलिए, इसको भी हटाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम बात करते हैं, और इसका वॉल्यूम हमारा रिमेन सेम रहेगा। अब बताइए, जो वॉल्यूम होगा हमारा ए नॉट एल नॉट, यानी एरिया इनटू लेंथ, वही वॉल्यूम हमारा खींचने के बाद भी रहेगा। वायर को खींचने के बाद मतलब एल इंटू ए, यही तो। और एल की वैल्यू क्या होगी? एल इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल नॉट, एल इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल नॉट। तो एल की वैल्यू यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे, एल की वैल्यू जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिल के आएगा? एल इज इक्वल टू एन एल नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, यही तो। अब ये बीच के टर्म्स हट जाएंगे,
यानी कि ये जो हो गया एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया, एन एल नॉट इंटू ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। तो अब देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या हो गया, एल नॉट मतलब ए नॉट एल नॉट, यानी दोनों का जो वॉल्यूम है उसको हमने क्या किया, कांस्टेंट किया। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, इस ए की वैल्यू निकालना चाहें तो इन पूरे टर्म को इस साइड हम करेंगे, तो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, ए नॉट बाई एन बचेगा। हाँ, ए नॉट बाई हमारा एन यहाँ पे निकल के आया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने क्या किया सिंपली, कि यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाला था, तो हमारा क्या आया था, हमारी ए की वैल्यू क्या आई थी, ए नॉट बाई एन आई थी। ठीक है भाई साहब, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए नॉट बाई एन। और हमने जो इक्वेशन नंबर 1 माना था, आर नॉट और आर इज इक्वल टू, एक आर नॉट इज इक्वल टू माना था, एक आर इज इक्वल्स टू माना था। तो आर अपान और नॉट अगर हम करेंगे, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन से आप क्रॉस चेक करते हुए चलिएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं सारे फार्मूले एक ही जगह पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता। आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आप उससे क्या करेंगे, क्रॉस चेक करते चलेंगे। तो आर अपान और नॉट की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारी निकल के आएगी एल अपान एल नॉट। फाइनली एल अपान एल नॉट, सारे डाटा को अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट किए तो मल्टीप्लाई बाई ए नॉट अपान ए। ठीक है, तो एल अपान एल नॉट, एल अपान एल नॉट जो पहले जो दूसरा हमने फार्मूला लिखा था, एल इज इक्वल टू एन एल नॉट, तो वहाँ से एल इसकी वैल्यू निकालेंगे एल अपान एल नॉट की, तो वो एन आएगा। और ए अपान ए नॉट अपान ए की भी वैल्यू क्या आएगी हमारी, एन आएगी, और इसकी भी जो वैल्यू है वो एन है। तो चलिए यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक नया संशोधन करते हैं, इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो n मल्टीप्लाई बाई एन हो गया, हम सिंपली कह सकते हैं, यानी इसको हम एन स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि हमारा क्या है, अगर r की हम वैल्यू निकालें, जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस बन के आएगा, ओरिजिनल नहीं जो हमारा फाइनल बन के आएगा, यानी जो हमारा r आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, एन स्क्वायर पहले से था और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, और नॉट जो इनिशियली रेजिस्टेंस है, तो एन स्क्वायर इंटू और नॉट इसके बराबर होगा हमारा कौन सा, जो नया रेजिस्टेंस फॉर्म होकर आएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए, एन स्क्वायर और नॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर। ठीक है, ये तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, what will be the resistance of a hollow pipe of a material of length L 1 m and having inner and outer radii 10 cm and 20 cm। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या बोला है। यानी कि सिंपली इसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, और आपको गिवन डाटा क्या है उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको। पहले क्वेश्चन नंबर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू दे रखा है, रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये तो हमारा रो की वैल्यू हो गया। चलिए भाई साहब, ये हमारी रो की वैल्यू हो गई, और हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉलो पाइप, यानी हॉलो जो पाइप है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई। ये इनर और आउटर रेडी आपको दिया है, इनर एंड आउटर रेडी रिस्पेक्टिवली, तो आपको आर की वैल्यू पूछा है। तो इससे घबराना नहीं है, इनर और आउटर से ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सीधे आप फार्मूला लगाइए। किसका, आपको फार्मूला पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपान ए। सारे वैल्यू को इस पर पुट करो। जब आप इस सारे वैल्यू को इस पर पुट करोगे तो आप देखोगे फ्रेंड्स, देखिए क्या है ना कि पहले इनर एंड आउटर रेडियाई, यानी
इसका एरिया जो हो जाएगा, पहले एरिया निकालिए, एरिया जो हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर सिलेंड्रिकल है तो, और सिलेंड्रिकल रहेगा ही, वो पाइप है तो सिलेंड्रिकल ही है। तो ठीक है, तो पाई अगर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, और आर टू स्क्वायर माइनस अगर आर वन स्क्वायर हम कर दें, तो हमें एक पार्टिकुलर एरिया मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और आपको R2 और R1 की वैल्यू दे रखा है, R2 और R1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1। यहाँ पे देखिए 0.2 दोनों की रेडियाई जो दिया है उसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 0.2 और 0.1। 0.2 इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.1 और 0.2 दे रखा है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम अगर इम्प्लीमेंट करें एक डाटा पे, तो r की वैल्यू r इज इक्वल टू रो का मान हमारा क्या था नीचे, 2 इंटू 10⁻⁻8, ऐसा ही था समथिंग, 2 इंटू 10⁻⁻8 रो एल मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ, रो एल अपान एरिया। तो एरिया जब निकालेंगे तो पाई मतलब आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर जब करेंगे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 9.42 इंटू 10⁻⁻2। आप करके कैलकुलेशन देखोगे तो इतना ही आएगा, 9.42 इंटू 10⁻⁻2, इतना आया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सारे डाटा को, तो ये डाटा निकल के आएगा आपका, रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ये आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा समथिंग अप्रॉक्स 2.1 इंटू 10⁻⁻7 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2.1 इंटू 10⁻⁻7 ओम। तो इन सब कैलकुलेशन को, इन सब डाटा को आप दिमाग में नोट करते हुए चलिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से पढ़िएगा और इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। अ पाइप ऑफ एल्यूमिनियम Al एंड जर्मेनियम Ge आर कॉल्ड फ्रॉम T1K टू T2K यानी केल्विन, द resistance of each of them increases, each of them decreases, aluminum increases and that of germanium decreases, aluminum decreases and that of germanium increases। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 39 का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 39 का फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, एल्युमिनियम डिक्रीजेज एंड डेट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को अगर T1 केल्विन से T2 केल्विन तक वो मतलब अगर लेके जाते हैं रेजिस्टेंस, तो T1 से T2 अगर हम लेके गए तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी कि इसमें ये बोला है कि ए पीस ऑफ एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हमारा क्या है, कंडक्टर है, और जर्मेनियम हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, और इसको T1 केल्विन से T2 केल्विन पर हम लेके जाते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाने से एल्युमिनियम का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जर्मेनियम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है, एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा डिक्रीज होगा, और जर्मेनियम का हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जर्मेनियम हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, एल्युमिनियम का डिक्रीज तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का इंक्रीज, क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनमें एंटी रिलेशन का क्या होता है, एंटी का रिलेशन होता है, अपोजिटिविटी का।
तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। इस क्वेश्चंस को मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 39, जैसे कि पहले कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स थे, एज सेम इज इट इज़, तो इसका ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर 4, एल्युमिनियम का डिक्रीज होगा एंड डेट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे हम आते हैं, जो कि आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एट 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव्स एज, यानी 0 केल्विन पे जर्मेनियम कैसे बिहेव करेगा। जर्मेनियम क्या है हमारा? जर्मेनियम हमारा क्या है? एक तरीके का सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इंसुलेटर की तरफ बिहेव वो तब तक करेगा जब तक उसे कोई थर्मली मतलब कोई भी थर्मल या हीटिंग उसे नहीं मिलती है। जैसे ही उसे हीट मिलेगी वो इंसुलेटर से अपने कंडक्टिविटी के या कंडक्शन के फेज में वो जाने लगेगा। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। तो इस बात को आप नोट करके रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें यही इम्प्लीमेंट करके लाया था कि जो एक क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे उनको मैंने यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आने वाले टाइम में UPPCL JEE के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पर लेके आने वाला हूँ, तो मुझसे आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। जो भी वीडियोस वगैरह मैं इस बनाऊँगा इस पे मैं अपलोड करूँगा, और कमेंट सेक्शन में आप उसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या इसमें और गुणवत्ता की जा सकती है, क्या सुधार की जा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उसका भी ख्याल रखूँगा। ओके, थैंक यू।